बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान GTV के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है। जब पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म है कि कल से पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान रावलपिंडी में सीरीज़ के तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच का आगाज़ हो रहा है और पाकिस्तान ने इसके लिए अपनी लाइनअप का ऐलान कर दिया है। इस टेस्ट मैच के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट से मामला के हवाले से बातचीत करने के लिए आज के शो को हमने तरतीब दिया। लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान ने आखिरी टेस्ट मैच के लिए प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। मुल्तान टेस्ट जीतने वाली टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई। कौमी टीम 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरेगी। पिंडी टेस्ट में दोनों टीमें टॉस जीतने की ख्वाहिशमंद होंगी। कोशिश करता हूं कि खिलाड़ियों को प्रेशर से दूर रखा जाए। हेड कोच जेसन गिलेस्पी। रावलपिंडी की पिच पहले चंद दिन अच्छी होगी। रेहान अहमद की वापसी से इंग्लैंड की बैटिंग और बॉलिंग मजबूत हुई है। बेन स्टोक्स। पाकिस्तान टीम की कप्तानी के लिए मोहम्मद रिजवान मजबूत उम्मीदवार हैं। कप्तानी के हवाले से हतमी फैसला चेयरमैन और मोहम्मद रिजवान की मुलाकात के बाद किया जाएगा। साबिक कप्तान राशिद लतीफ का कौमी टीम की कप्तानी से मुतालिक बड़ा इंकशाफ। ICC ने नई टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी। टॉप 10 रैंकिंग में कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल नहीं। बाबर आजम 4 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 19वें नंबर पर आ गए। शाहीन्स ने इमर्जिंग T20 एशिया कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। ग्रीन शर्ट्स ने मुत्तहिदा अरब अमारात को 126 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। T20 में 5 विकेटें और प्लेयर ऑफ द मैच यादगार परफॉर्मेंस में शुमार होती है। इस पर बहुत खुश हूँ। जिस सोच के साथ हम आखिरी 2 मैचेस खेले हैं उसी तरह सेमीफाइनल भी खेलेंगे और उम्मीद है जीतेंगे। शाहनवाज थानी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट कायद-ए-आज़म ट्रॉफी 26 अक्टूबर से शुरू होगा। कराची रीजन वाइड्स पेशावर रीजन के खिलाफ टाइटल के दिफा का आगाज करेगी। बांग्लादेश से सीरीज के लिए अफगानिस्तान टीम का ऐलान। हशमतुल्लाह अफगान टीम की क़यादत करेंगे। और रमीज इब्राहिम खान ने मिस्टर यूनिवर्स बॉडी बिल्डिंग मुकाबलों में गोल्ड मेडल जीत लिया। जी नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरीज और पाकिस्तान के क्रिकेट के मामलात के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान के ज़बरदस्त स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जिन्होंने एक बड़ा तवील अरसा जो है वो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में गुजारा और एक तवील अरसे से जो है न सिर्फ स्पोर्ट्स बल्कि क्रिकेट को भी कवर कर रहे हैं। और वर्ल्ड कप में आपने देखा होगा कि किस तरह उसकी सौरव गंगोली से मुलाकात हुई और किस तरह से उन्होंने जो है उनसे इनसाइड स्टोरीज हासिल की हैं। लेकिन सबसे पहले हम दिखाएंगे आपको आज के जिस स्क्वाड का ऐलान हुआ है पाकिस्तान के, उस पर एक नज़र डालेंगे। उसके बाद जनाब गुफ्तगू करेंगे आज के मोअज़्ज़ज़ मेहमान के साथ। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 कल के टेस्ट मैच के लिए साइम अय्यूब, अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद कप्तान, कामरान गुलाम, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, आमिर जमाल, नौमान अली, साजिद खान और जाहिद महमूद। तो अनचेंज टीम है पाकिस्तान की कि जो इस टेस्ट मैच में शिरकत करेगी। और पाकिस्तान की इस टेस्ट मैच की तैयारियों के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीजन एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी साहब। शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। वालेकुम अस्सलाम अली, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। सबसे पहले तो बताइए कि बहुत ज़्यादा बात की जा रही थी कि पाकिस्तान शायद एक तब्दीली करे और मोहम्मद अली को शायद खिलाने का फैसला किया जाए। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये सोच पहले से थी कि जाहिद महमूद को एक टेस्ट मैच मजीद दिया जाएगा या कोई प्रेशर आया एक्सटर्नल जिसकी वजह से जाहिद महमूद टीम में जगह बरकरार रखने में कामयाब हुए? नहीं, कोई एक्सटर्नल प्रेशर तो नहीं आया। पाकिस्तान ने जरूर गौर किया था कि एक फास्ट बॉलर डालें, या तो मीर हमजा डालें या मोहम्मद अली डालें। मोहम्मद अली ने दोनों दिन नेट में बड़ी जबरदस्त बॉलिंग भी की और बहुत देर तक बॉलिंग की। लेकिन भी शायद उन्होंने देखा होगा कि इंग्लैंड भी 3 स्पिनर्स के साथ जा रहा है, हम भी 3 स्पिनर्स के साथ जाएं। हालांकि मेरे हिसाब से एक स्पिनर आपका ज्यादा रहता है। पिछले टेस्ट में भी हमने देखा कि जाहिद को सिर्फ 6 ओवर मिले, इसलिए कि नौमान और साजिद इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। लेकिन शायद इस वजह से भी गौर किया हो कि राइट आर्म लेग स्पिनर है, रिस्ट स्पिनर है, तो शायद इस टेस्ट मैच में ज्यादा बॉलिंग मिल जाए जाहिद महमूद को। ठीक है सर, पिच किस तरह से आपने देखी, क्योंकि आप इस वक्त पिंडी में ही मौजूद हैं, यकीनी तौर पे आपने देखा भी होगा किस तरह से बड़े बड़े फैंस वहाँ पे लगाए गए, पिच को ड्राई करने की कोशिश की जा रही है। पिच की क्या सूरत हाल है?
अली बहुत मेहनत से, बड़ी लगन से ये पिच मैन्युफैक्चर की है, इसलिए कि पिंडी की जो पिच की एक हमेशा से खासियत रही है कि वो शुरू में 1-1.5 दिन बैटिंग को मदद करती है, थोड़ा सा फास्ट बॉलिंग को भी बाउंस मिलता है, कैरी मिलता है, उसके बाद फिर आखिरी 2 दिन में कुछ थोड़ा बहुत स्पिनर को मिलता है। मैं कायद-ए-आज़म ट्रॉफी पिछले सीजन के स्कोर कार्ड देख रहा था, उसमें काफी स्पिनर्स ने भी आउट किए हैं, फास्ट बॉलर्स ने भी आउट किए हैं, मोहम्मद अली ने आउट किए हैं, एक मैच में समीम गुल ने 8 आउट किए हैं, अब्दुल्ला सफी जो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, बड़े अच्छे यंगस्टर हैं, उन्होंने एक मैच में 11 आउट किए, 8+3। जाहिद महमूद की बड़ी विकेटें हैं, नोमान की विकेटें हैं, अली उस्मान एक बड़ा अच्छा लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उसकी विकेटें हैं। तो मिक्स रही है पिंडी की, और इसको बिल्कुल इस तरह ड्राई करना, पंखे लगाकर, हीटर लगाकर कोशिश तो की है, लेकिन मेरे हिसाब से पहले 1-1.5 दिन ये थोड़ा बैटिंग को भी मदद करेगी। तो जो टॉस जीतेगा और अगर उसने 300 प्लस का स्कोर बोर्ड पे लगा दिया तो उसको बड़ी एज मिल जाएगी। सर, आपके कुछ ग्राउंड स्टाफ से बात हुई, क्योंकि पिछले रमीज राजा साहब का जो टेन्योर था उसमें पिच की खराब सूरत हाल का तमाम तो जिम्मेदार जो हेड क्यूरेटर हैं वहाँ पे ग्राउंड के इंचार्ज हैं सरफराज, उनके ऊपर डाल दिया गया था। फिर इससे ग्राउंड पे आपको पता होगा कि डीमेरिट पॉइंट भी दिए गए। तो कुछ बात हुई अभी ग्राउंड स्टाफ से इस हवाले से कि किस अंदाज से पिच बनाने जा रहे हैं, और क्या जिस तरह अजहर महमूद ने कहा था कि हम पिच को समझ नहीं सकें, क्या तवक्कात के मुताबिक वो बिहेव करेगी? देखिए, ग्राउंड्समैन पे तो गए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करीब भी नहीं जाने देती ग्राउंड्समैन के, लेकिन जो इधर उधर से जो खबरें पता चलती हैं वो यही है कि कोशिश की है, कुछ थोड़ा मडी जो सॉइल होती है वो डाली है, कुछ कोशिश की है, और इसमें बड़ा क्रेडिट जाता है। जिस तरह सेकंड टेस्ट मैच में रीयूज पिच यूज की, 4 बड़े अहम प्लेयरों को ड्रॉप करने का फैसला किया, तो सिलेक्शन कमेटी को क्रेडिट जाता है। आकिब जावेद जुम्मे से यहाँ पे है, अजहर अली भी यहाँ पे, अलीम डार भी यहाँ पे, तो उन्होंने अपनी पूरी कोशिश तो की है। लेकिन मेरे हिसाब से जो टॉस होगा ना वो बड़ा क्रूशियल होगा। जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले नेचुरली बैटिंग करेगी, और बैटिंग करके अगर वो कामयाब हो गई 300 प्लस स्कोर करने के लिए, तो उसको बड़ा ठीक ठाक एडवांटेज मिल जाएगा। बेन स्टोक्स हमेशा टॉस जब सिक्का उछाला जाता है तो वो टेल बोलते हैं, वो कहते हैं मैं टेल से हटूंगा नहीं, इसलिए कि टेल भी 50% है और हेड भी 50% है। इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो सीरीज खेली थी उसमें पहले टेस्ट मैच में बेन स्टोक्स ने टॉस जीता था, उसके बाद से वो लगातार टॉस हारते हुए आ रहे हैं। 2 टेस्ट वेस्ट इंडीज के टॉस हारे, 3 टेस्ट श्रीलंका के टॉस हारे और 2 यहाँ पे टॉस हारे, तो वो लगातार टॉस हार रहे हैं। अगर पाकिस्तान की किस्मत अच्छी हुई, पाकिस्तान टॉस जीत गया और पाकिस्तान ने स्कोर सजा दिया बोर्ड पे, तो फिर पाकिस्तान यकीनन सीरीज जीतने की पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, आपने क्योंकि आप इस वक्त पिंडी में ही मुकीम है और बड़े करीब से पाकिस्तान की टीम की तैयारियों को भी देख रहे हैं, इन द एब्सेंस ऑफ बाबर आजम इस वक्त टीम का क्या माहौल है? क्या टीम अभी भी मिस कर रही है? क्योंकि जो आपके कोचेज हैं उन्होंने बार बार कहा कि शायद वो बाबर आजम को ड्रॉप करने के हक में नहीं थे। देखिए, बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया, आकिब जावेद को इसका क्रेडिट देना चाहिए, अजहर अली, अलीम डार, हसन चीमा, इन लोगों को क्रेडिट देना चाहिए कि बड़ा बोल्ड डिसीजन था। ऐसा बुरा वक्त किसी भी पाकिस्तानी बैट्समैन के ऊपर नहीं आया। जो टॉप चार में खेलते हैं उसमें अलीमुद्दीन साहब की 22 इनिंग्स थी बगैर 50 के, उनका करियर खत्म हो गया। वॉलिस मथाइस अच्छे फील्डर तो थे, और लेकिन साथ ही साथ मुस्तनद बैट्समैन भी थे, उनकी भी 20-21 इनिंग्स बगैर निस्फ सेंचुरी की गई, उनका करियर खत्म हो गया। तौफीक उमर जो अच्छा खासा एक ओपनर था, उसका बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है, उसकी इनिंग्स इतनी गई और 50 वो नहीं बना सके। तो बाबर आजम भी बहुत ग्रेट प्लेयर था, उसको तो वर्ल्ड फेम था, इतनी पूरी दुनिया में उसका नाम था, लेकिन 18 इनिंग्स बहुत ज्यादा होती हैं। 18 इनिंग्स कोई सब्र कर ले, बहुत बड़ी बात थी, और बावजूद इसके कि शान ने भी रेजिस्ट किया होगा, गैलेस्पी ने भी रेजिस्ट किया होगा, लेकिन बोल्ड डिसीजन लिया और उसने पे ऑफ किया कि कामरान गुलाम आए उनकी जगह पे और उन्होंने सेंचुरी बना दी। आप क्या वजह समझते हैं कि बाबर को ड्रॉप कर दे में या उनको रेस्ट देने के लिए कौन इतना ज़्यादा रिलेक्टेंट था? क्या बाबर आजम के बारे में कहा जाता है कि उनकी जो एक सपोर्ट है, जो फॉर्मर चेयरमैन रमीज राजा साहब की जानिब से भी है, उनकी जो सोशल मीडिया की टीम है उसकी जानिब से भी जिस तरह से ट्रोलिंग की जाती है, क्या ये सब चीज़ें थी, एक्सटर्नल फैक्टर थे इसके ऐसे कि ड्रॉप करने का कोई फैसला नहीं कर पा रहा था? बिल्कुल ऐसा ही है। एक बड़ा प्लेयर होता है जिसको पूरी दुनिया मानती है, अक्रॉस दी बॉर्डर्स उसको माना जाता है। ठीक है, वो फैब 4 में नहीं आता, लेकिन उसका अपनी स्टैंडिंग थी, उसका अपना एक स्टेचर था, और इतने बड़े प्लेयर को ड्रॉप करते हुए बहुत सोचना पड़ता है।
आप अगर देखें तो पाकिस्तान की अभी हालिया तारीख में असद शफीक एक ऐसा प्लेयर था जिसके 6 नंबर पे, नंबर 6 पे 9 टेस्ट सेंचुरियां हैं। उसको ड्रॉप करने का फैसला जब किया गया तो वो भी इसी तरह का कमोबेश फैसला था। बाबर आजम की वर्ल्ड रिनाउंड स्टेचर बहुत बड़ा है, रैंकिंग बहुत थी। असद शफीक इतना वर्ल्ड क्लास नहीं बन पाया, क्योंकि वो टैलेंट में बहुत ज्यादा था। असद शफीक भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है। और आप किस्मत की सितम जरीफी देखिए कि अजहर अली का करियर खत्म करने में बाबर आजम ने कहा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अजहर अली खुद ही फैसला करेंगे कब उन्हें क्रिकेट छोड़नी है, और 2 टेस्ट मैचेस के बाद अजहर अली ने अनाउंस कर दिया। हालांकि उन्होंने 97 टेस्ट मैच खेले थे, आराम से 100 कर सकते थे। तो किस्मत की सितम जरीफी देखिए कि वही अजहर अली ने उनको फोन करके बताया कि हम आपको रेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने जरा ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया कि रेस्ट करा रहे हैं। हालांकि ये ड्रॉप बनता था। 18 इनिंग्स के बाद बड़े से बड़ा प्लेयर होगा, सिलेक्शन कमेटी और क्रिकेट सेटअप को ये सोचना पड़ेगा कि अब वक्त आ गया है कि इसको या तो रेस्ट कराएं या ड्रॉप कर दें। बिल्कुल सही है, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। ये अजहर अली के बारे में बताया शाहिद हाशमी साहब ने, और साथ साथ असद शफीक का जिक्र कर रहे थे। तो असद शफीक होल्डर के नंबर 6 पे बैटिंग करते हुए उन्होंने गैरी सोबर्स की मोस्ट सेंचुरीज के रिकॉर्ड को ब्रेक भी किया था। ब्रेक लेंगे और जब वापस आएंगे मजीद बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हालात के हवाले से, बाबर आजम के मुस्तकबिल के हवाले से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कशन कर रहे थे पाकिस्तान टीम के मामलात के हवाले से पाकिस्तान के सीनियर एंड सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी साहब से, जो बहुत ही उम्दा बोलते हैं, शुस्ता बोलते हैं, और जो इनकी जो कलम में जिस तरह इनके लिखने में जो चाशनी है वो इनकी गुफ्तगू में भी झलकती हुई नज़र आती है। शायद भाई यहाँ पे वहाँ पे सीरीज़ को कवर भी कर रहे हैं, पाकिस्तान टीम के माहौल को बड़े करीब से आप देख रहे हैं। इस जीत ने क्या इम्पैक्ट डाला है पाकिस्तान टीम में कि ओवरऑल जो इन्वायरमेंट है उस पर, और कामरान गुलाम की आमद के बाद से आपको लगता है कि एक ताज़ा हवा का झोंका साबित हुई है उनकी आमद? बिल्कुल हुई है। आप जब नए फेसेस लेके आते हैं टीम में, एक नया रंग नजर आता है, एक नई जान, नई एनर्जी नजर आती है। नई एनर्जी नजर आई है, और जीत सबसे बड़ी चीज होती है। एक टीम जो जीत के लिए इतनी भूखी थी, 3 टेस्ट ऑस्ट्रेलिया में हारे, 2 टेस्ट बांग्लादेश से हारे, 1 टेस्ट इंग्लैंड से, 6 लगातार टेस्ट हारे, 11 टेस्ट मैच हो गए थे होम में, पाकिस्तान को विक्ट्री नहीं मिल रही थी। जबकि हमने अपना जो विनिंग फार्मूला था कि हम ऐसी टीमों के खिलाफ, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इनके खिलाफ हम स्पिनर से जीत सकते हैं, वो फार्मूला हमने भुला दिया था। अब वो फार्मूला भी आया है, नए प्लेयर भी आए हैं। कामरान गुलाम ने जिस तरह एनर्जी डाली है टीम में, साजिद खान ने जिस तरह एनर्जी डाली है, नुमान अली ने जिस तरह एनर्जी डाली है, तो अच्छा रिलैक्स माहौल लग रहा है। और पाकिस्तान को इस सीरीज की भी जीत की बड़ी जरूरत है, बड़ी भूख है पाकिस्तान की टीम में। और आप देखें तकरीबन 3 साल 10 महीने हो गए कि पाकिस्तान कोई सीरीज नहीं जीता। साउथ अफ्रीका से आखिरी सीरीज जीते थे और इत्तेफाक से इसी ग्राउंड पर जीते थे। तो सीरीज विक्ट्री मिलेगी तो यकीनन पाकिस्तान की क्रिकेट भी आगे बढ़ेगी, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट। ठीक है, सिलेक्शन कमेटी के जो अरकान आकिब जावेद साहब, अजहर अली, असद शफीक, चीमा, या आपकी इनसे मुलाकात हुई कुछ? इनका मजीद इस जीत के बाद इनका क्या कहना है? नहीं, इन लोगों से मुलाकात भी नहीं हुई। ये ग्राउंड में तो नजर आते हैं, लेकिन जाहिर है प्रेस बॉक्स की तरफ नहीं आते। होनी चाहिए मुलाकात, अच्छा है कि इंटरेक्शन होना चाहिए। जितना इंटरेक्शन होगा कुछ बातें हमारी तरफ से भी अच्छी मिलेंगी। अगर मीडिया को ये कहा जाता है कि नेगेटिव चीजें प्रोपोगेट करते हैं, तो कुछ अच्छे जर्नलिस्ट पॉजिटिव चीजें भी प्रोपोगेट करते हैं। और टीम की का हमारे ऊपर भी, टीम की जीत का हमारे ऊपर भी असर होता है। तो इस तरह मिलते रहना चाहिए। अब जैसे सिर्फ आप बाबर आजम की बात ले लें कि आप बाबर आजम की मुस्तकबिल की बात कर रहे थे, मुझे नहीं मालूम एक भी कोई जर्नलिस्ट पाकिस्तान में होगा जिसका बाबर आजम के साथ इंटरेक्शन होता होगा। एक आध कोई फॉर्मर प्लेयर है, रमीज राजा वगैरह, जिनका बाबर आजम से इंटरेक्शन होता होगा। शायद इंजिमामुल हक से, वो साया कॉरपोरेशन की वजह से कोई इंटरेक्शन होता होगा। बाबर आजम ने इतना इंट्रोवर्ट होकर हमेशा अपनी चीजें अपने अंदर रखकर कभी भी किसी जर्नलिस्ट से या किसी से कोई राब्ता नहीं रखा। आज जो उनके ऊपर मुश्किल वक्त गुजर रहा है उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है। कुछ लग रहा है ऐसे जैसे उनको कोई चीज परेशान कर रही है, वरना बाबर आजम इस तरह डर कर, खौफ कर, जिस तरह वो पहले टेस्ट मैच में क्रिस वोक्स की सीधी सीधी बॉल पे एलबीडब्ल्यू हो गए, दूसरी इनिंग्स में भी वो इतना अच्छा नहीं कर सके, स्लिप में आउट हो गए। तो इस तरह का बाबर आजम प्लेयर नहीं है, वो बहुत बड़ा प्लेयर है। लेकिन बुरा वक्त हर प्लेयर के ऊपर आता है। अल्लाह करे वो वाइट बॉल क्रिकेट में अच्छा रंग जमाए, फिर साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज है, अल्लाह करे वो वापस आए, इसलिए कि पाकिस्तान बाबर आजम जैसे वर्ल्ड क्लास प्लेयर को खोने
का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, और ना ही बाबर आजम इस बात का मुतहम्मिल हो सकता है कि वो टेस्ट टीम से बाहर हो जाए। ठीक है, लेकिन जिस तरह पे शायद भाई आप बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बाबर आजम की गलती ये है कि उन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया के जर्नलिस्टों को पीछे रखा है, और जो सोशल मीडिया के जर्नलिस्ट हैं, मैं बार बार कहता हूं कि एंड्रॉइड जर्नलिस्ट हैं, कि एक 15,000 का मोबाइल खरीदा, एक अच्छा माइक खरीदा और अपने आप को जर्नलिस्ट कहलाना शुरू कर दिया, उन पे ज्यादा रिलाय किया बाबर आजम ने? मुझे तो नहीं लगता कि शायद वो किसी के ऊपर रिलाई भी करता है या किसी से इतनी बात भी करता है, लेकिन हमेशा देखिए, खुशी अच्छी जब भी मिलती है उसको शेयर करना चाहिए। मैं ऑस्ट्रेलिया में था जब पाकिस्तान की टीम ने फाइनल खेला, तो हम एडिलेड के बाहर फाइनल से पहले प्रेस मीडिया टॉक हो रही थी, तो एक जर्नलिस्ट ने कहा कि शाहिद भाई आप जरा क्लोज हो जाएं बाबर के, आपकी तस्वीर बनाता हूं। जब वो तस्वीर आई तो बाबर पश्चिम की तरफ देख रहा था और मेरा मुंह पूरब की तरफ था, यानी दोनों के फेसेस अलग अलग थे, यानी उसने इतने डिसइंचांटेड, गैर दिलचस्पी का मुजाहरा करते हुए तस्वीर खिंचवाई। जबकि मैं कभी भी किसी प्लेयर के साथ यूजुअली तस्वीर नहीं खिंचवाता, बड़े प्लेयर होते हैं, दिल करता है, लेकिन आदमी अपने आप को रोकता है कि एज जर्नलिस्ट आपका ये काम नहीं है। तो वो कभी भी इतना उसने मेरे हिसाब से तो किसी से इंटरेक्ट नहीं किया। अगर कोई एक आध जर्नलिस्ट से इंटरेक्ट किया होता तो उसको यकीनन अगर 5 चीजें नेगेटिव मिलती तो 4-5 चीजें पॉजिटिव भी मिलती हैं और उसको फायदा ही होता। ठीक है, लेकिन शायद आप कहीं ना कहीं समझते हैं कि इसमें मीडिया, जो पीसीबी का मीडिया, उसका भी कसूर है, क्योंकि मुझे तो अक्सर ये शिकायत रहती है कि पीसीबी का काम है वो क्रिकेट खिलाए, और हमारा और आप और जैसे सीनियर लोगों का काम है कि हम क्रिकेट को दिखाएं। यानी अगर कोई परफॉर्मेंस दे रहा है तो उसको शो में लें, उसकी परफॉर्मेंस को हाईलाइट करें, लेकिन अब जो पीसीबी की जो मीडिया पॉलिसी है वो प्लेयर्स को बहुत दूर रखती है जो मीडिया के साथ, और फिर उसका शाखसान हम ये देखते हैं कि जब प्लेयर को बात करने का मौका मिलता है तो अनशंड आए बाएं शाये बातें कर रहे होते हैं। इस तरह हारिस ने बात कर दी कि हम हार के बहुत खुश हैं, हारना हमारे लिए अच्छा हुआ। प्रॉपर मीडिया की ट्रेनिंग होनी चाहिए। ठीक है, मीडिया डिपार्टमेंट एक थोड़ा सा डिस्टेंस रखता है, लेकिन इंटरेक्शन होते रहना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि अगर मीडिया डिपार्टमेंट कई बातें अच्छी बताता होगा तो मीडिया के जर्नलिस्ट भी कोई बहुत अच्छी बातें हैं, कोई अच्छी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं प्लेयरों को। तो इंटरेक्शन होते रहना चाहिए, कोशिश यही होती है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा जो इंटरेक्शन नहीं होता, जो बहुत कम 1-on-1 होता है, उससे भी फर्क पड़ा है, और उससे प्रॉपर जो मीडिया एजुकेशन है प्लेयर्स की वो नहीं हो पाती। ठीक है, क्योंकि अगर हम एक आध नाम लेते हैं, समी बर्नी साहब, तो यकीनी तौर पे आप मेरे जितने उनसे इख्तिलाफ हों, लेकिन एक कोनामश सहाफ़ी हैं, एक बड़े अखबार से, एक मौक़र अखबार से वो वाबस्ता रहे, लेकिन इसके अलावा हम जितने मीडिया के लोग देखते हैं, इन एक्सपीरियंस या अननोन किस्म के, आपको नहीं लगता कि मीडिया के लोग रखे हुए माँ सिवाय इसके कि आप रज़ा कोचिलो की बात कर लें, एक तवील अरसे से हैं वो, बाकी जो भी नए नए लोगों को इंडल्ट कर रहे हैं उनका शायद इतना ना नाम, इतना एक्सपीरियंस है कि मीडिया को साथ लेके चलें वो। अली, अब तो और भी बुरा वक्त आने वाला है। देखें कि क्या साख बनती है उस डिपार्टमेंट की और क्या आगे चल के होता है। मुझे तो आगे और भी बुरा वक्त लग रहा है, लेकिन अल्लाह करे कि पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बेहतर ये होगा कि कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो प्लेयर्स हो, चाहे वो टीम मैनेजमेंट हो। इस तरह की चीज़ों से पाकिस्तान की क्रिकेट को फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल, इस तरह की चीज़ें फ़ायदा नहीं होगा। और मैं एक दफ़ा फिर अपने प्रोग्राम के तवज्जुद से, शायद हाशमी साहब जैसे एक उस्ताद, एक तालीक के तवज्जुद से पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के मीडिया को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कोई भी जो है, हम सब पाकिस्तानी जो है चाहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर हो, कोई भी पीसीबी का दुश्मन नहीं है। अगर आप मीडिया के साथ ताल्लुकात इस्तेवार करेंगे तो यहाँ से भी जो है वो आप एक कदम आगे बढ़ेंगे तो हम 10 कदम आगे बढ़ेंगे, लेकिन आप प्लेयर्स को हमसे दूर रखेंगे, प्लेयर्स को हमसे छुपा के रखेंगे तो डेफिनेटली फिर जो है वो मामला जो है वो ख़राब होना शुरू होंगे। अच्छा शायद भाई, अब वापस आते हैं ज़रा पाकिस्तान टीम की तरफ। ये जो पावर ली गई है कोच से और कैप्टन से कि उनकी इतनी से नहीं होगी फाइनल सिलेक्शन के हवाले से, इससे कुछ बेचैनी पाई जाती है या आप समझते हैं मामला सारे सही हैं? बहुत ज्यादा बेचैनी पाई जाती है। आज के जो गैलेस्पी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, उन्होंने 2-3 दफा कहा कि मैं तो अब सिलेक्शन कमेटी में नहीं हूं, मैं तो अब सिर्फ डे टू डे टीम की प्लानिंग किया करूंगा। जब उनसे पूछा कॉम्बिनेशन के बारे में तो उसने कहा, उन्होंने फिर कहा कि मैं तो अब सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा नहीं हूं, अभी थोड़ी देर में टीम अनाउंस होगी, मुझे नहीं पता कि क्या कॉम्बिनेशन होगा, आया सेम टीम होगी या हम किसी और पे जा रहे हैं। तो बेबस नजर आए और थोड़ा सा उसका इजहार भी उन्होंने किया। एक दफा ढके छुपे अल्फाज में किया, एक दफा ओपनली किया कि नहीं अब तो मैं सिर्फ हेड कोच हूं और मेरा काम सिर्फ इतना है और मैं सिलेक्शन से दूर हूं। यकीनन शान मसूद को भी इसकी थोड़ी सी बॉदरेशन होगी कि मैं अब उस सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा नहीं हूं, अगर मुझे चाहिए होगा कोई प्लेयर तो मैं किस तरह कहूंगा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए मुशावरत बहुत जरूरी है। हेड कोच और कप्तान टीम का एक अहम जुज होते हैं, उन्होंने ही टीम को मैदान में लड़ाना है और ये सिलेक्शन कमेटी
पर्सनैलिटी इतने अच्छे लोगों पर मुश्तमिल है कि मुझे यकीन है कि वो आगे भी मुशावरत करेंगे। अब आगे जैसे साउथ अफ्रीका टूर के लिए टेस्ट टीम अनाउंस होगी, वो जब भी हो चाहे उसमें मुशावरत करेंगे। और अब वाइट बॉल के कोच और वाइट बॉल को जो भी कप्तान आएगा उससे यकीनन मुशावरत करके आगे ऑस्ट्रेलिया के लिए, जिम्बाब्वे के लिए, साउथ अफ्रीका के लिए 3 टीमें अनाउंस होनी है। 3 वाइट बॉल की टीम है और 1 टेस्ट की टीम साउथ अफ्रीका के लिए अनाउंस होनी है। तो क्रिकेट की बेहतरी के लिए यही होगा कि कोऑर्डिनेशन के साथ चले। ठीक है, आपने बड़े करीब से देखा है पाकिस्तान टीम को, अभी आप देख भी रहे हैं। कैसा कोच पाया आपने गिलेस्पी को? क्या सख्तगीर किस्म के कोच इस तरह माजी में पाकिस्तान के कुछ कोचेज रहे हैं, या इस तरह आपने हतूरा सिंह को देखा कि उन्होंने बांग्लादेश में प्लेयर को थप्पड़ लगा दिया, वो ट्रेनिंग में थोड़ी सुस्ती और काहली कर रहा था, या आपको लगता है बड़े फ्रेंडली नेचर के? क्योंकि गिलेस्पी ने कहा कि मैं प्रेशर नहीं डालूंगा, मैं दबाव नहीं डालूंगा प्लेयर्स पे। देखिए, जो गोरे कोच होते हैं थोड़ा टाइम लेते हैं। ये एक तो चीज कंसिस्टेंसी मांगते हैं कि हमको सिलेक्शन में कंसिस्टेंसी चाहिए, और उन्होंने कंसिस्टेंसी दिखाई भी कि साइम अयूब को 1 टेस्ट ऑस्ट्रेलिया में खेला था, उसके बाद से उन्होंने 2 टेस्ट बांग्लादेश के भी दिए, 2 टेस्ट इंग्लैंड के भी दिए, और आगे भी तीसरा टेस्ट उसे मिल रहा है। तो कंसिस्टेंसी देखते हैं। लेकिन अभी तक मुझे जो बांग्लादेश से जो 2 टेस्ट मैच हारे वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग थे। उसमें शान मसूद की कप्तानी भी एक्सपोज हुई, उसमें जैसन गिलेस्पी की कोचिंग भी एक्सपोज हुई कि किस तरह पाकिस्तान ने वो 2 टेस्ट बांग्लादेश से हारे जो कि हारने वाले नहीं थे, जिसमें जिस तरह पिच पे प्लानिंग की गई। और उसमें तीनों लोगों का मैं समझता हूं कसूर है। जितना शान मसूद का है उतना ही जैसन गिलेस्पी का है और उतना ही अजहर महमूद का है कि आप किस तरह एग्जम्पशन पे पहला टेस्ट मैच खेले कि 5वें दिन बारिश हो जाएगी, अज्यूम कर लिया पहले से, जल्दी इनिंग्स डिक्लेयर कर दी, पिच जो बनाई उसको कहा कि नहीं हमने मिसरीड नहीं किया, लेकिन इस पिच ने वैसा बिहेव नहीं किया जैसा हम चाह रहे थे। तो भाई फिर मिसरीड क्या होता है? फिर दूसरा इन तीनों ने थोड़ा सा मायूस किया, इसलिए कि बांग्लादेश वाले 2 टेस्ट मैच पाकिस्तान को जीतने चाहिए थे। 32 पे 6 आउट करने के बाद शान मसूद ने बड़ी क्वेश्चनेबल कप्तानी की। वो खुद भी बॉलिंग करने आते तो शायद उन्हें विकेट मिल जाती। 43 पे 6 जब स्कोर हुआ तो उन्होंने दोनों फास्ट बॉलर जिन्होंने आउट किए थे उनको हटा लिया, उनसे 2-2 और करा लेते तो उन्हें पता चल जाता कि आप बांग्लादेश की टेल में घुस गए। 6 के बाद 7वीं विकेट आपको चाहिए थी, वो आपने 7वीं विकेट नहीं ली। आपने जब स्पिनर अबरार अहमद को लेके आए तो आपने सिर्फ उसको 1 क्लोज इन फील्डर दिया, जबकि अगर आप स्पिनर को 3 या 4 क्लोज इन फील्डर नहीं देंगे तो प्रेशर कैसे डालेगा बैट्समैन के ऊपर। और इसी वजह से अबरार की कारकर्दगी मुतासिर हुई। तो जैसन गिलेस्पी ने अब तक मुझे मुतासिर नहीं किया। जिस तरह के ऑस्ट्रेलियंस की एक मेंटालिटी होती है, हाँ टीम टॉस जीतकर अगर बैटिंग कर ले फ्लैट पिच पर तो वो कोई ब्रेवनेस नहीं है, या एक दिन पहले टीम अनाउंस कर दे तो वो कोई बहादुरी नहीं है। वो जो ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी है वो अभी तक नजर नहीं आई उनकी कोच। ऑलराइट, ब्रेवरी नजर नहीं आई है जनाब शाहिद हाशमी साहब को, लेकिन शान मसूद की कप्तानी के हवाले से उनका क्या मुस्तकबिल है, जो खबरें आ रही हैं वो ये भी हैं कि वो भी एक बड़े मजबूत कंटेंडर हैं दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए कैप्टनसी के हवाले से। इस पर भी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले शाहिद हाशमी साहब बता रहे थे पिच की सूरत हाल के हवाले से, लेकिन इससे पहले कि ज़रा मैं शान मसूद की कप्तानी की तरफ मौजू को लेके जाऊं, ये अभी जो जितनी भी बातें हो रही हैं पिच के हवाले से कि पिच को कोच नहीं समझ पा रहे, अजहर महमूद ने सारी ज़िंदगी पिंडी में क्रिकेट खेली, वो अगर ये कहते हैं कि हम पिंडी के पिच को नहीं समझ सके, कि जिनके नाम से वहाँ पर एक स्टेडियम भी मौसूम है, तो फिर किससे शिकायत करें, किससे गिला करें। लेकिन सर साथ साथ रमीज़ राजा साहब ने जो एक बड़े ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी है, उन्होंने कहा कि पिच के जिम्मेदार बाबर आजम होते थे, इसमें मेरा इतना जो है कसूर नहीं होता था या मेरा इतना इनपुट नहीं होता था। देखिए, पीसीबी के चेयरमैन थे, वो ब्लेम से एब्सॉल्व तो नहीं हो सकते, कसूर तो उनको भी थोड़ा सा शेयर करना पड़ेगा। उन्होंने आके पिंडी स्टेडियम में मीडिया बॉक्स में, प्रेस बॉक्स में आके कहा था कि हमने इसलिए बेजान पिच बनाई है कि हम ऑस्ट्रेलिया के बॉलिंग अटैक को ब्लंट करना चाहते थे। ये उनके अल्फाज थे, न्यूट्रलाइज करना चाहते थे, ब्लंट करना चाहते थे। ठीक है, उनकी अपनी एक हिकमत अमली थी। रमीज राजा ने अपने दौर में बाबर आजम को बड़ी पावर्स दी। वो चाहते थे कि चूंकि ये कप्तान है इसको मैं स्ट्रांग बनाऊं, जिस तरह उनके जमाने में इमरान खान स्ट्रांग कैप्टन थे, जिस तरह उनके जमाने में वसीम अकरम स्ट्रांग कैप्टन थे। तो वो चाहते थे कि बाबर आजम को पावर्स देकर स्ट्रांग बनाए। लेकिन बाबर आजम बीइंग बाबर आजम, बैट्समैन अंदर से थोड़ा सा डर खौफ होता था कि कहीं मैं हार ना जाऊं, कहीं रन ना बनाने, हमारे बैट्समैन रन बनाने में नाकाम ना रहे। तो वो खौफ और उसकी वजह से आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ भी बहुत फ्लैट पिचे बनाई, दोनों टेस्ट ड्रॉ हो गए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले 2 टेस्ट मैचों की पिचे आपने फ्लैट बनाई, तो उन्होंने तीसरे टेस्ट में आपको दिखा दिया कि हम फ्लैट पिचों पर भी जीत सकते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ आपने तीनों पिचे बहुत ही
बैटिंग फ्रेंडली बनाई। तीनों टेस्ट मैचेस में उन्होंने तेज बैटिंग करके आपको आउट क्लास कर दिया। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पाकिस्तान होम ग्राउंड पर व्हाइट वॉश हुआ। तो बाबर आजम का भी उतना ही कसूर है, लेकिन बहैसियत पीसीबी चेयरमैन जमीर जादा को भी उस थोड़े से मतलब जिम्मेदारी उसकी लेनी पड़ेगी। ठीक है, आपने कप्तान को जिम्मेदारी दी, लेकिन आप कप्तान को समझा भी सकते थे कि ऑस्ट्रेलिया को हम स्पिन ट्रैक बनाकर हरा सकते हैं। स्पिन अगर आप लेकिन बनाओगे तो आपके बैट्समैनों को भी स्पिन बॉलिंग खेलनी होनी चाहिए। लेकिन जब आपका कप्तान, आपका नायब कप्तान बैट्समैन हो, मुझे अच्छी तरह याद है 2004 में एंडी एटकिंसन आए थे पिचों की तैयारी करने इंडिया की सीरीज के लिए। तो मुल्तान टेस्ट से पहले जब सबने फ्लैट पिच देखी तो उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड मुझे बताया कि जब आपका कोच जावेद मियांदा, जब आपका कप्तान इंजमाम उल हक, जब आपका नायब कप्तान मोहम्मद यूसुफ बैट्समैन होंगे तो बैटिंग फ्रेंडली ही पिच मिलेगी आपको। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब क्या वजह समझ में आती है कि रमीज राजा साहब जो इतना ज़्यादा स्ट्रेंथन कर रहे थे बाबर आजम को कि बाबर के कवर ड्राइव देखने हैं कि आपको टेस्ट मैच जीतना है, बाबर आजम जो है मैं बाबर आजम के अलावा मुझे तो कुछ नज़र ही नहीं आता है। अब क्या वजह समझता है कि रमीज राजा साहब ने कि एक तो ब्लेम दिया बाबर आजम को, और दूसरा जो पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त जिन मुश्किल हालात में फंसी हुई है, आप समझते हैं उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं और किसी न किसी हद तक रमीज राजा भी हैं, क्योंकि उन्होंने टीम से और क्रिकेट से बड़ा करके खड़ा कर दिया था बाबर आजम को? उन्होंने अपने दौर में बड़े पावर्स दिए बाबर आजम को, ये बात तो मानने वाली है। और ये सोच समझ के दिए होंगे कि एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, अच्छा कप्तान बनेगा अगर मैं उसको जिम्मेदारी दूंगा। लेकिन बाबर आजम ने अच्छा कप्तान बन के नहीं दिया, अपनी गलतियों से सीखा नहीं, ब्रेवनेस नहीं दिखाई। तो रमीज जादा का भी जाहिर है उसमें इनपुट था, और रमीज जादा को भी उसका थोड़ा बहुत ब्लेम लेना पड़ेगा। जहां रमीज जादा ने बहुत सी अच्छी चीजें की, मैं मानता हूं कि रमीज जादा ने जो पाकिस्तान जूनियर लीग कराई थी वो बहुत अच्छी थी, नीड ऑफ द टाइम थी, लेकिन उसमें पैसे बहुत ज्यादा खर्च हो गए। तो सारे चेयरमैन आते हैं, कुछ अच्छे काम होते हैं, कुछ काम अच्छे काम नहीं हो पाते, तो उससे आप एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। जिस तरह न्यूजीलैंड की टीम चली गई थी वनडे की सुबह के वक्त और टूर छोड़ के चली गई थी, इंग्लैंड ने अपना दौरा कैंसिल किया, उस वक्त रमीज जादा ने बड़ा बोल्ड स्टेप लिया था और उन्होंने ऐसी हार्ड हिटिंग स्टेटमेंट दी थी कि इंग्लैंड को, न्यूजीलैंड को ना सिर्फ रीशेड्यूल करनी पड़ी बल्कि उन्होंने कंपनसेशन भी पाकिस्तान को दिया न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने, और एक्स्ट्रा मैचेस भी दिए। तो ये तो बात माननी पड़ेगी कि उन्होंने बाबर आजम को बहुत ज्यादा पावर दिए थे, लेकिन जो उनकी तवक्कुआत थी रमीज जादा की बाबर आजम से वो पूरी नहीं हुई। लेकिन ये कहना कि सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट को बाबर आजम ही चला सकता है, ये गलत है। अगर नया प्लेयर आएगा और उसकी जगह लेगा, अगर कामरान गुलाम ने अभी इस तीसरे टेस्ट मैच में एक और सेंचुरी बना दी और पाकिस्तान सीरीज जीत गया अल्लाह करे, तो फिर आपको कामरान गुलाम ज्यादा नजर आएगा, और वो भी वही वर्ल्ड क्लास स्टेटस अटेंड कर लेगा 1-2 साल में अगर वो मुसलसल परफॉर्मेंस देता रहा। बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, शान मसूद की कप्तानी तरफ जरा वापस आते हैं कि शान मसूद की कप्तानी पे सियाह बादल मंडला रहे थे। इस टेस्ट मैच को जीतने के बाद क्या ये बरकरार रह सकेंगे टेस्ट के कैप्टन? और फिर ऑस्ट्रेलिया में कहा जा रहा है कि इनको व्हाइट बॉल का कैप्टन बनाने का भी बड़ा मजबूत कंटेंडर करार दिया जा रहा है। सीरीज जीतेंगे तो टेस्ट मैचों के कप्तान रहेंगे, और सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच में उन्हें रन्स भी बनाने पड़ेंगे। दूसरे टेस्ट मैच में वो बुरी तरह नाकाम हुए बहैसियत बैट्समैन। पहले टेस्ट मैच में उन्होंने बड़ी अच्छी सेंचुरी बनाई थी, लेकिन दूसरी इनिंग्स में फिर वो फेल हुए। एक सेंचुरी बनाने के बाद उनका कंसिस्टेंटली स्कोर नहीं आता। शान मसूद की हर बॉक्स टिक करता है, वो उसको गेम अवेयरनेस भी है, वो बोलता भी अच्छा है, वो समझता भी अच्छा है, उसकी कम्युनिकेशन भी अच्छी है, लेकिन वो जो रन्स का कॉलम होता है वो प्रॉपरली टिक नहीं करता। और मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त शान मसूद को व्हाइट बॉल का कप्तान बनाने का मुतहम्मिल हो सकता है, इसलिए कि एक प्लेयर जिसकी ना तो T20 में जगह है, ना ही वनडे वो खेल रहा है काफी अरसे से, ना वो T20 की टीम में, ना 2022 वर्ल्ड कप के बाद वो T20 की टीम में नहीं है, और वनडे की टीम में भी वो काफी अरसे से नहीं है। इस तरह उन्हें व्हाइट बॉल में लाना और कप्तान बनाना मैं नहीं समझता। मेरे हिसाब से तो तकरीबन तय है, और ये कल अनाउंसमेंट हो जाएगा कि मोहम्मद रिजवान व्हाइट बॉल के कप्तान होंगे। सर, मेरे पास 20 से 25 सेकंड है, दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे जानना चाहूंगा। एक तो कायद आज़म ट्रॉफी, क्योंकि आप भी मेरी तरह डोमेस्टिक बहुत कवर करते हैं, तो कायद आज़म ट्रॉफी के हवाले से बताइए, स्पेकुलेशन आई कहां से कि कायद आज़म ट्रॉफी जो है वो पोस्टपोन हो रही है और डिपार्टमेंट को जो है तैयारी कर रखने का कह दिया गया है, और अब 26 से इसको रिस्केड्यूल कर दिया गया है? रिशेड्यूल तो हो गई और अब उसका शेड्यूल
अनाउंसमेंट हो जाएगा, लेकिन अब हमें चाहिए, जरूरत है कि हम अपनी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी को मुस्तकिल बुनियादों पर अच्छी तरह होल्ड करें और कम से कम 3 साल एक ही पैटर्न पे रखें। सही सर, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि आपके इंडिया में माशाल्लाह बड़ी फैन फॉलोइंग है। गंगोली से जितना आपने इंटरव्यू किया था वो तो बड़ा वायरल भी हुआ, टॉक ऑफ द टाउन भी बना रहा और सबने उसको बड़ा एंजॉय किया। इससे फ्रेंडली एनवायरनमेंट में आपने उनसे बात की है, तो क्या लगता है अब इंडिया की टीम आएगी, क्योंकि बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला आईसीसी की जो अभी मीटिंग हुई है? आईसीसी की बोर्ड मीटिंग में यहीं से क्लेम हो रहा है कि बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला है। मुझे जो पता चला तो वहां पे बोर्ड में इतनी कोई खास बात ही नहीं हुई चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, लेकिन काफी मजबूत इशारे मिल रहे हैं इंडिया की तरफ से भी, आईसीसी की तरफ से भी, कि इंशाल्लाह पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के सारे मैचेस होंगे और इंडिया की टीम भी आएगी। क्योंकि सर जिस तरह के वो कहते हैं ना आंकड़ों के अनुसार, जिस तरह भारत के फॉरेन मिनिस्टर आए यहाँ पर, जिस तरह अभी दावत भी दी है मोहसिन नकवी साहब ने, क्योंकि जहां एक तरफ वो चेयरमैन है वहां दूसरी तरफ इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, तो यकीन दहानी तो कुछ ना कुछ कराई होगी। पाकिस्तान तो मुस्तकिल यकीन दहानी करा रहा है। पाकिस्तान का तो मौक़िफ़ भी यही है कि पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, तमाम 8 की 8 टीमें आएंगी। देखें अब ये किस तरह पेशरफ्त होती है। थोड़ी सी बर्फ तो पिघली है, अगर 1 किलो बर्फ है तो उसमें आधा पाव बर्फ तो पिघली, लेकिन अभी तो अल्लाह करे कि इसमें मजीद पेशरफ्त हो, दोनों मुमालिक आगे बढ़े, बात करें, इसलिए कि जब आप बात नहीं करते तो हालात तब्दील नहीं होते, जब आप बात करते हैं तो हालात तब्दील होते हैं। और बात तब्दील करने के लिए, बात आगे बढ़ाने के लिए क्रिकेट से कोई अच्छा टूल हो ही नहीं सकता पाकिस्तान और भारत के दरमियान। बेशक बेशक। और चूंकि सवाल तो अपने कर चुका था, लेकिन शायद भाई गुफ्तगू इतनी उम्दा करते हैं, दिल चाहता है वक्त जो है वो गुजरे ही ना और लम्हात जो है वो कैद होकर रह जाए। शायद भाई अभी ये जो इमर्जिंग टूर्नामेंट चल रहा है इसमें पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है और हारिस के बारे में भी कहा जा रहा है कि T20 की कप्तानी शायद इनको सौंप दी जाए। क्या ये टूर्नामेंट हारिस की T20 की कप्तानी का फैसला कर सकता है? अभी बहुत जल्दी होगा। अभी हारिस को आप इमर्जिंग एशिया कप शाहीन्स की कप्तानी कराते रहे, उसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए, लेकिन मुझे लग रहा है हारिस की भी उन्हीं लाइंस पर कप्तानी की ट्रेनिंग हुई है जिस तरह की कप्तान हमारे पहले वाइट बॉल के आते रहे। फास्ट बॉलर बॉलिंग करा रहा है तो एक भी स्लिप नहीं है, आप टोटल डिफेंड कर रहे हैं। अब आप T20 में 300 रन भी बन रहे हैं, 250 रन भी बन रहे हैं, 297 इंडिया ने बना दिए, तो आप चेस भी हो रहे हैं। तो अगर आप अटैकिंग कप्तानी नहीं करेंगे तो आपको फायदा नहीं होगा। और अभी तक हारिस की कप्तानी में मुझे वो खास बात नजर नहीं आ रही, तो उसको अभी तजर्बे की जरूरत है। आज तीसरे मैच में आके उसने स्कोर किया है। जब तक कप्तान स्कोर नहीं करता वो टीम के लिए इंस्पिरेशन नहीं बनता और ना ही वो फतह में किरदार अदा कर सकता है, और कोई कप्तान फतह में किरदार अदा ना करे तो वो अच्छा कप्तान भी नहीं बन सकता। थैंक यू सो मच शाहिद हाशमी साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और अपने जो है मुस्तफीज़ किया। नाज़रीन, आपने शाहिद हाशमी साहब की गुफ्तगू सुनी, बहुत सारी इनसाइड के हवाले से उन्होंने बात भी की और पाकिस्तान क्रिकेट के मामला पे खुल के उन्होंने डिस्कशन की। आज के लिए बस इतना ही। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।